हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि किस तरह से डॉबे राइनर और न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास किए, किस हद तक उन्हें इस कार्य में सफलता हासिल हुई और क्या क्या उनके सिद्धांत की कमियां रही। अब इस भाग में हम समझेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कि किस तरह से मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के अंदर तत्वों का वर्गीकरण किया, किस तरह से उन्हें रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने सारणी के अंदर व्यवस्थित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम समझ रहे थे कि तत्वों को किस तरह से अव्यवस्थित से व्यवस्थित क्रम में जमाना प्रारंभ किया गया। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रयास किए थे डॉबे राइनर ने और न्यूलैंड ने। तो क्या हुआ, उनके सिद्धांतों की कुछ कमियां रही और ये सिद्धांत अस्वीकार हो गए। तो इसके बाद में जो मेंडलीफ थे, इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो जैसे ही जब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अस्वीकार हो गया था, तो वैज्ञानिक जो है वो ऐसे प्रतिरूप की खोज करने लगे जिससे तत्वों को क्या किया जा सके, उनके जो गुणधर्म है उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ में संबंध स्थापित किया जा सके, उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्हें जमाया जा सके। तो इस श्रेणी में अगला काम किसने किया, डमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने, और इनको ही तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है। इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। कौन थे मेंडलीफ, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 को कहां पर हुआ था, रूस में हुआ था, टोबोलस्क स्थान पर। और जब इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली थी, तो उसके बाद में अपनी मां के प्रयासों के कारण इन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया था। तो इनकी जो शिक्षा थी उसके अंदर इनकी मां का विशेष योगदान था, इसीलिए इन्होंने अपनी खोज को अपनी मां को समर्पित किया था। मेंडलीफ ने क्या किया था, आवर्त सारणी का विकास किया था, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी कह रहे हैं, क्योंकि खोज किसने की थी, मेंडलीफ ने की थी। तो आवर्त सारणी जो का सिद्धांत जो था वो रसायन विज्ञान में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। ये रसायन शास्त्र का बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत रहा और इसके बाद में नए नए तत्वों की खोज के लिए जो है वो भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली। किस तरह से आवर्त सारणी का विकास हुआ, मेंडलीफ ने किस तरह से इन तत्वों को जमाया। तो क्या हुआ, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उस समय तक केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि किस तरह से ये जो तत्व हैं, ये परमाणु द्रव्यमान इनका कितना है और इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक गुणधर्मों में भी मेंडलीफ ने सबसे पहले क्या किया, तत्वों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि तत्व जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में मिलकर कौन कौन से यौगिक बनाते हैं। अब इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चयन ही क्यों किया, क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय तत्व हैं और ये अधिकांश तत्वों के साथ में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने देखा कि तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड कौन कौन से हैं और जो सूत्र बन रहे थे ऑक्साइड और हाइड्राइड के, उसे ही क्या किया, इन्होंने वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। उसके बाद में क्या किया, उन्होंने 63 काट लिए, क्योंकि 63 क्या थे, तत्व उस समय तक ज्ञात थे और सभी तत्वों सभी जो कार्ड थे उन पर क्या किया, अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। तो इन्होंने देखा कि ये जो तत्व है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं उनको यदि हम अलग कर दें, और फिर इन्होंने सभी कार्ड को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। तो इन्होंने पाया कि अधिकांश तत्वों को जो है वो आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। ये जो तत्व थे ये अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए थे और एक निश्चित अंतराल के बाद में क्या हो रहा था, फिर से इनके गुणधर्म रिपीट हो रहे थे। तो इसी आधार पर जो है मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया और इस आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या रहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो इसके अंदर जो ऊर्ध्व स्तंभ थे उन्हें क्या कहा, उन्होंने ग्रुप या समूह कहा, और जो क्षैतिज पंक्तियां थी, इस तरह की जो क्षैतिज पंक्तियां थी इन्हें क्या कहा, पीरियड या आवर्त कहा गया। तो इस तरह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी का विकास हुआ। कुछ इस तरह से इन्होंने जो है तत्वों को इस सारणी के अंदर जमाया। तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या है, आवर्त है, और ये जो है वो समूह है। तो कितने समूह हो गए, यहाँ पर 8 समूह हो गए। और यहाँ पर इन्होंने इस सारणी का आधार क्या लिया, ऑक्साइड और हाइड्राइड की तत्व जो है वो कौन से ऑक्साइड बना रहा है, किस तरह के ऑक्साइड बना रहा है, किस तरह की हाइड्राइड बना रहा है। तो इस तरह से इन्होंने आवर्त सारणी का विकास किया। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां रही। अभी हमने देखा कि ये जो सिद्धांत था आवर्त सारणी का, ये रसायन विज्ञान का एकमेव सिद्धांत साबित हुआ, बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत रहा। तो आवर्त सारणी के अंदर जब मेंडलीव ने तत्वों को व्यवस्थित किया तो क्या हुआ, कुछ स्थान पर ऐसा भी हुआ कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्व जो थे वो कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले आ गए। जैसे कि जब क्या कर रहे थे हम, कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने जमाया, तो कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 58.9 है, और निकिल का है 58.7, लेकिन कोबाल्ट जो है वो निकिल से पहले आ गया। ये क्रम क्यों उलटना पड़ा उन्हें, कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं इन्हें क्या किया जा सके, एक साथ रखा जा सके। तो यदि हम इनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमा रहे थे तो एक साथ नहीं आ रहे थे, तो इसलिए क्या करना पड़ा, इन्हें जो है वो क्रम को उलटना पड़ा। इसके अलावा देखिए, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर क्या किया, कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया, कुछ जगह जो था उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई दूसरा तत्व आ जाएगा, तो इसे भी एक कमी की बजाय जो है इसकी एक अच्छाई के रूप में देखा गया कि मेंडलीव ने क्या किया, कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान भी लगा लिया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन्होंने पहले अनुमान लगा लिया कि अभी हमें इन तत्वों के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, इन तत्वों की खोज हो जाएगी। तो इसलिए जो रिक्त स्थान है वो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में छोड़ दिया, और इन्होंने क्या किया, इन तत्वों का नामकरण जो है वो भी पहले ही कर दिया। किस आधार पर, कि उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम के अंदर क्या लगा दिया, एका उपसर्ग लगा दिया। जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तो बाद में कौन से तत्व ज्ञात हुए, जैसे कि स्कैंडियम है, गैलियम है और जर्मेनियम है, इनके लिए उन्होंने स्थान छोड़ दिए थे और उनका नामकरण कर दिया था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। तो मेंडलीव का जो अनुमान था कि आगे भी क्या होगा, बहुत सारे तत्वों की खोज होगी, ये क्या हुआ, ये बहुत हद तक जो है वो सफल हुआ। तो वैज्ञानिकों ने इनकी आवर्त सारणी को स्वीकार किया और उन्हें जो है इस सिद्धांत का सृजक भी माना। इसके बाद में क्या हुआ कि नोबल गैसों की खोज हुई। कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे कि यहाँ पर हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। इन गैसों का पता हमें देर से चला, क्योंकि क्या है, ये अक्रिय हैं और वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में ये उपस्थित होती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये भी रही कि जब इन गैसों के बारे में पता चला तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उस व्यवस्था को छेड़े भी नहीं क्या कर दिया गया, इन्हें नए समूह में रखा जा सका। यानी कि उनके अंदर क्या हुआ कि इन गैसों को रखने के लिए एक नए समूह का विकास कर लिया गया, और जो पहले की जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी हम कह रहे हैं कि जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी उन्होंने बनाई, ये सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर हुआ, सभी वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार भी किया, लेकिन इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं थी। क्या क्या थी, जैसे कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की बात ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। इसी के साथ साथ ये हेलोजन की भांति भी व्यवहार करता है। ये हाइड्रोजन कैसा है, द्विपरमाणु कणों के रूप में भी पाया जाता है और धातुओं और अधातुओं के साथ में सहसंयोजक यौगिक भी बनाता है। यानी कि इसके गुणधर्म क्षार धातुओं से भी मिलते हैं और हेलोजन से भी मिलते हैं। तो हाइड्रोजन को जो है वो निश्चित रूप से एक नियत स्थान जो है वो आवर्त सारणी में नहीं दिया जा सका। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी कि ये अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। इसके अलावा जब मेंडलीव ने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण तैयार कर दिया गया था, इसके कुछ समय बाद ही क्या हुआ, समस्थानिकों का पता चला, समस्थानिकों की खोज हुई। समस्थानिक क्या होते हैं कि किसी भी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म तो कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो समस्थानिकों को भी जो है इस आवर्त सारणी में जमाने में समस्या हो रही थी। ये भी क्या थे, मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। इसके अलावा एक समस्या ये भी थी कि एक तत्व से जब हम दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान जो है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच में कितने तत्व और खोजे जा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं भारी तत्वों की आवर्त सारणी के अंदर तो क्या होगा कि हमें नहीं पता चल पाता है कि आगे और कितने तत्वों की खोज यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी आवर्त सारणी की कमी रही। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार की वो बहुत हद तक क्या हुई, सफल हुई, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां रह गई। तो इसके लिए क्या किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किया गया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ये भाग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो यहाँ पर हमें तत्व दिए गए हैं, देखिए पोटेशियम, तो पोटेशियम का ऑक्साइड क्या बन सकता है, K2O बनेगा। उसके बाद में है कार्बन, तो कार्बन का ऑक्साइड यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO2। फिर है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है, Al2O।
O3। सिलिकॉन क्या बनाएगा, SiO2। और नेक्स्ट दिया है हमें Ba, बेरिलियम, तो बेरिलियम क्या बनाएगा, BaO। तो इस तरह से हम जो है इन तत्वों के ऑक्साइड का अनुमान लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। तो हमें 2 तत्व बताने हैं, तो कौन कौन से मिले, स्कैंडियम और जर्मेनियम। इन तत्वों के लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। क्या किया था मेंडलीफ ने, तत्वों को जो इनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया था। तो क्या लिखेंगे हम कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। इन्होंने एक समान गुणों वाले तत्वों को क्या कर दिया था, एक समूह में रखने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो उत्कृष्ट गैसें कैसी होती है, अक्रिय होती है और वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए इन्हें क्या किया गया है, आवर्त सारणी को प्रभावित किए बिना अलग समूह में रखा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।